नमस्कार, न्यूज भारत टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं सम्राट सिंह। आज का सबसे बड़ा खबर आपको मैं बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय व्यंजनों की विविधता वैश्विक निवेशकों के लिए लाभप्रद होगा। नई दिल्ली में दूसरे वर्ल्ड फूड इंडन का शुभारंभ आज किया गया। भूटान नरेश जिंगमे खेसर नागमयाल वांगचुक भारत की 8वीं दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गुवाहाटी पहुंचे। कामगारों, छात्रों और पेशेवरों के लिए आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत और इटली ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया। कामगारों और पेशेवरों की आवाजाही की सुविधाजनक बनाने के लिए भारत और इटली ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है आज से। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंचने से दिल्ली में धुंध की मोटी परत छाई रही आज। अब मैं खबरें विस्तार से आपको बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत के निवेशिक अनुकूल नीतियों से देश में खाद्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयां मिली है। नई दिल्ली में आज भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत व्यंजनों विविधताओं वैश्विक निवेशकों के लिए लाभप्रद स्थित है। खाद्य क्षेत्र में स्टार्टअप और कंपनियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा 12वीं सदी की प्रमुख चुनौतियों में से एक है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के हर क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। पैकेट बंद खाद्य वस्तुओं की मांग काफी बढ़ी है और इससे किसान, स्टार्टअप और उद्यमियों को नए अवसर मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में महिलाओं के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को का नेतृत्व करने की संभावित क्षमता है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में महिलाओं की सहायता के लिए हर स्तर पर महिला उद्यमियों को स्व सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश में खाद्य संस्कृति हजारों वर्षों में विकसित हुई है और हमारे पूर्वजों ने भोजन की आदतों को आयुर्वेदिक से जोड़ा है। भारत को खाद्य ज्ञान से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाया जा रहा है और भारत ने मोटे अनाज को श्रेणी अन्न का दर्जा दिया। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज भारत के सुपर फूड बेकेट का एक प्रमुख घटक है और जल्द ही इसकी स्वीकार्यता पूरे विश्व में होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सतत जीवन शैली उद्देश्य को साकार करने के दिशा में भोजन की बर्बादी को कम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि खाद्य उत्पादों को इस तरह तैयार किया जाना चाहिए कि खाने की बर्बादी को कम से कम हो। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 1 लाख से अधिक स्व सहायता समूह को सदस्यों के लिए प्रारंभिक पूंजी सहायता की वितरित की है। इससे वे स्व सहायता समूह को पैकेज और गुणवत्तापूर्ण निर्माण में सुधार करने और बाजार की बेहतर कीमत मिलेगी। प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के हिस्से के रूप में फूड स्ट्रीट का भी उद्घाटन किया। इससे क्षेत्रीय व्यंजनों और शाही पाक कला के विरासत को शामिल किया गया है, जहां 200 से अधिक शेफ भाग लेंगे और पारंपरिक भारतीय व्यंजन पेश करेंगे। भूटान नरेश जिग्मे शेखर नागग्याल वांगचुक भारत की 8वीं दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आज गुवाहाटी पहुंचे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सुबह हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। राज्यपाल जगदीश सुखी और मुख्यमंत्री आज बाद में भूटान नरेश से भेंट करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि भूटान नरेश के सम्मान में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। श्री वांगचुक कल विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाएंगे। असम सरकार कल काजीरंगा में एक अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर प्रदर्शित की जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रोम में इटली के उप प्रधानमंत्री विदेश मंत्री एंतोनियो तजानी के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं ने भारत इटली राजनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि कृषि, प्रौद्योगिकी, नवाचार, अंतरिक्ष, रक्षा और डिजिटल क्षेत्र में संभावनाओं को उपयोग किया जाना चाहिए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया स्थित यूक्रेन संघर्ष और हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत प्रयासों को G20 अध्यक्षता के लिए इटली के समर्थक की सहायता की वार्ता के बाद उन्होंने मोबिलिटी और प्रवासन साझेदारी समझौते तथा संस्कृति आपदा प्रदान की समिति पर हस्ताक्षर किए। डॉक्टर जयशंकर ने इटली के रक्षा मंत्री गुइडको क्रिस्टो के साथ भी मुलाकात की। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन पत्र इस महीने की 10 तारीख तक सभी कार्य दिवसों पर भरे जा सकते हैं। पर्चों की जांच 13 नवंबर को की जाएगी और 15 नवंबर तक नाम वापस लिया जा सकता है। राज्य में 119 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 30 नवंबर को मतदान होगा। नामांकन पत्र सुविधा ऐप पर भी भरे जा सकते हैं, लेकिन नामांकन की एक प्रति रिटर्निंग ऑफिसर को उपलब्ध करानी होगी। इसी बीच प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने लगभग सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।
सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति बीआरएसएस ने 5 स्थानों को छोड़कर बाकी सभी निर्वाचन क्षेत्रों में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने 90 से अधिक, भाजपा ने 88 सीटों पर उम्मीदवारों को नामों की घोषित की है। कांग्रेस और तेलंगाना जन समिति टीजीएस साथ मिलकर जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। भाजपा और जनसेवा गठबंधन पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। राज्य में बहुजन समाज पार्टी और वाईएआर तेलंगाना पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने की घोषणा की है। एक अन्य घटनाक्रम में तेलुगु देशम पार्टी ने चुनाव में भाग लेने की घोषणा की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में 7 नवंबर से 11 नवंबर तक पार्टी के प्रचार करेंगे। बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव आज दोपहर बाद मुथेली अरुमुल कोरतुला में प्रजा आशीर्वाद सभाओं में संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लगातार गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में है। वायु गुणवत्ता में गंभीर श्रेणी में पहुंचने से दिल्ली में धुंध की मोटी परत छा गई है। आज सुबह 11 बजे राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 475 दर्ज किया गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 201-300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना कि पराली जलाने की घटनाओं में से वृद्धि और प्रतिकूल मौसम संबंधित परिस्थितियों के कारण हवा का गुणवत्ता में अचानक गिरावट आई है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप स्टेट 3 को दिल्ली से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के संचालन के लिए उप समिति की कल बैठक हुई। इसमें से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों का सख्त प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। समिति ने धूल दमन के साथ साथ दैनिक पानी का छिड़काव सुनिश्चित करने के, सड़कों को वैक्यूम आधारित सफाई कर आवृत्ति को तेज करने के लिए कहा गया है। समिति ने एनसीआर के स्टेनो केस्को संचालक के सभी खनन और संबंधित गतिविधियों को भी बंद कराने को कहा है। इनसे नागरिकों को अपील की है कि वे हीटिंग उद्देश्य के लिए कोयले और लकड़ियों का उपयोग न करें। दिल्ली में सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल आज और कल बंद रहेंगे। इस बात को जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दी। गुरुग्राम के जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव ने गुरुग्राम में वायु प्रदूषण के निपटने के लिए आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम की धारा 144 लागू कर दी है। अधिकारियों को सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के और किसी भी उल्लंघन को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। अब दे इस सम्राट को आप इजाजत, और हाँ, देखना ना भूले न्यूज भारत टुडे, ऐसी खबर जो आपको आगे रखे और ऐसी खबर जो देश के प्रति और राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। और हाँ, जाते जाते मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि आप आसपास सफाई रखें, स्वच्छता में आप हाथ बटाएं और किसी को गंदगी ना फैलाएं। रखें आप अपने आप को सुरक्षित और अपने स्वास्थ्य का ख्याल। अब दे हमें आप इजाज़त। जय हिंद।